आदरणीय पंकज जी, और सभी मित्रगण, संजीव जी, यहाँ पर सबसे जो बुजुर्ग माँ जी हैं, लक्ष्मी जी की माँ है। और आपको बताऊं कि और ये ऐसी हैं, एक ऐसा परिवार है जो उसे कहेंगे कि ऐसा परिवार विरल होगा कि जो रोज साहित्य का पाठ करता हो सुबह शाम, 1.5 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम रचना का पाठ करते हैं। रामचरितमानस पढ़ना और बिल्कुल रामचरितमानस की तरह की जो जिसे बोलते हैं ना रिलीजियसली, मुहावरा है, लेकिन टेक्स्ट बदल के एक ही नहीं और इतना बड़ा मतलब, और माँ जी बहुत पढ़ती हैं, बहुत नियमित रूप से। तो ऐसी उपस्थिति में इतनी अच्छी चर्चा के बाद क्या भूला जाए। कई बार ये होता है कि लेकिन बोलना तो है क्योंकि मैं हूँ। नहीं, पंजाब में लिखा और इसलिए बोलना है कि देखिए, एक आलोचक को, हर आलोचक का अपना एक पाठ होता है। पाठ के बारे में हम सभी जानते हैं कि कोई भी उपन्यास लिखेगा तो उसके पाठ, उसके जो चरित्र होंगे वो उनके आसपास के होंगे। कोई उसमें अपना माँ देखेगा, कोई अपनी बहन देखेगा, कोई अपना दोस्त देखेगा, कोई अपना पड़ोस देखेगा, तो कोई अपना नौकर देखेगा। इस तरह का उपन्यास में इस तरह के चरित्र मिलते हैं और हर एक पाठ का अपना एक, हर एक का पाठ अपना अलग हो। जो जिस तरह से उपन्यास का पाठ रश्मि जी ने किया और जिस तरह संजीव जी ने किया, और माँ जी हो सकता है तीसरी तरह करें और पंकज जी चौथी तरह, हम अलग तरह से लिखें। तो ये पाठ तो होंगे ही और होने भी चाहिए, यही आपको बदलते भी हैं। लेकिन 2-3 बातें जो उठी हैं बेसिक रूप से, मैं उस पर जरूर बात करना चाहता हूँ। एक तो ये, जैसे कि रश्मि जी ने कहा कि स्त्री वाला प्रसंग की, उसमें भाषा का इस तरह का आता है, ये सही है। उस भाषा को अभी हम लोग विकसित नहीं कर पाए, चाहे जितना भी सतर्क हों हम, उस तरह की हमारी भाषा नहीं बदली है, हमारी गालियाँ नहीं बदली हैं। अभी भी उपन्यासों में उसी तरह की गालियाँ निकलती हैं। लोग लिखते हैं और उसको कहते हैं ये भी यथार्थ है। बोले यथार्थ तो यही है। अरुंधति राय से बोला गया कि आपके उपन्यास में तो इतनी गालियाँ हैं जो आप बात कर रहे हैं, तो उनका भाई रोज गालियाँ सुनती थी तो मैं क्या कहूँ, ये भी यथार्थ है। तो लेकिन अब ये कहा जाए कि वो गालियाँ उन्होंने क्यों लिखी, उस यथार्थ को इस तरह नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन वो लेखक की अपनी एक सीमा है, वो उस यथार्थ को व्यक्त करना चाहता है, उस यथार्थ से मुक्त होना नहीं चाहता, व्यक्त करना चाहता। तो उस भाषा से हमें मुक्त होने की जरूरत है। और हम लोग, मेरा ख्याल है कि ये अच्छा है कि इसको रेज किया जाता है और लगातार बताया जाना चाहिए। हम सीखते हैं। ये जो आलोचना है एक तरह की, मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक तरह का हमारी पाठशाला भी है, कार्यशाला भी है। इसमें हम सीखते हैं कि कैसे हम किन चीज़ों से बचेंगे, किस तरह की भाषा से बचेंगे, किस तरह की शैली। जहाँ तक संजीव जी ने जो बात कही स्ट्रक्चर की और जो यथार्थ, ये बहुत कॉमन बात है। जहाँ भी यथार्थ ऐसा आता है, यही आरोप लगाया जाता है कि यथार्थ किस तरह होना चाहिए। ये कोई बहुत नई बात नहीं है, ये एक तरीका है। क्योंकि आपको किससे चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि एक नई युक्तियाँ चाहिए,
आप युक्तियों के लिए थोड़ी पढ़ना है, युक्तियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी। ये एक कॉमन आलोचकों का है, हम भी यही करते हैं। जो संजीव जी ने किया, हम भी इसका आलोचना करेंगे तो हम भी यही कहेंगे कि इसको थोड़ा सा और क्रिएटिवली ढंग से इसको और अच्छा लेकिन उससे मैं उसको लेकर मैं कोई चिंतित भी नहीं रहता। और मैं बता दूं आपसे कि उपन्यास लिखते समय मुझे मालूम था, लिखते समय भी मालूम था, जैसे जो घोड़े का प्रसंग था या इस प्रसंग को मैं छोड़ भी सकता, और मुझे मालूम था कि ये प्रसंग के बारे में जब बात होगी तो यही आरोप लगाया जाए, ये भी मालूम था। लेकिन किन शर्तों पर, किस यथार्थ को हम छोड़ देंगे इसलिए कि मुझ पर यह आरोप लगाया जाएगा जो इतना कड़वा यथार्थ है जीवन का। हम ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो मैंने उसको निर्णय किया, नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये एक तयशुदा मतलब कार्रवाई है, और इसके लिए चाहे मुझे उसकी क्रिएटिविटी की थोड़ी सी बल भी देनी पड़े, जितना अच्छा हो सकेगा वो मैं करूंगा, लेकिन ये करना है मुझे, ये यथार्थ मुझे दिखाना ही है। क्योंकि हम इससे आंख मूंद कर इसे जिस तरह गौमूत्र का मान लीजिए मनोहर श्याम जोशी के कर रहे हैं, हम उस तरह का नहीं कर सकते थे। और उसको किस तरह से वो हम संप्रेषित कर पाएंगे, वो इंटेलेक्चुअली हो सकता है संप्रेषित हो जाए, लेकिन एक जो कॉमन रीडर है उसके लिए नहीं, वो उपयोगी नहीं है। एक जो पाठकीय जो सामान्य पाठक है, अभी हम माँ जी से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे बहुत सारी कहानियां हम पढ़ते हैं, हमको समझ नहीं आती, इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन हमारे सामने जो यथार्थ है उसको कम्युनिकेट करने के लिए ये सही है कि जितनी अच्छी स्किल हो और जितनी तरह की युक्तियाँ हों वो करें, अच्छी बात, लेकिन हम उसको खत्म कर दें, उसको हटा दें, ये उसके प्रति एक तरह का अपराध होगा। तो मैं उस अपराध को नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि समय के जो भी अपराध हैं समय के, वो इस अपराध को दिखें, रिकॉर्डेड, इट शुड बी रिकॉर्डेड। एक चीज जो अपनी तरफ से मैं लिख के, दूसरी बात जो मुझे लगी, जो स्ट्रक्चर की बात है, जैसा उन्होंने कहा कि एक ये तो बहुत कॉमन फेज है। जब मैं उपन्यास लिख रहा था तो मैं जानता था कि एक कहानी एक बनाए और उसमें से कई सारी शाखाएं फोड़ दें, ये एक बहुत सामान्य तरीका है किसी भी उपन्यास का। आज से 100 साल से जब से उपन्यास लिखा जा रहा है उसी पैटर्न पर लिखा जा रहा है जिसकी आप वकालत कर रहे हैं। मैं उस पैटर्न को नहीं बनाना चाहता, मैं चाह रहा था कि एक ऐसा पैटर्न हो, इसीलिए मैंने सोसाइटी कर दिया जिसमें सोसाइटी के हर घर अलग अलग, उसके दरवाजे जो खुलते नहीं, वो जब दरवाजा खोल कर और उस दरवाजों को खोलने की कोशिश है इसमें। तो ये एक उसमें था कि ये सोसाइटी है जिसमें तरह तरह के लोग हैं, ये मंडल नहीं है, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग घर हैं और अलग अलग चीजें हैं, ये सोसाइटी है, ये जो कम्युनिटी है, एक तरह के, एक अलग तरह का पूरा देश है, जैसे हमारा पूरा एक देश है उस तरह का। तो ये मॉडल मुझे लगा कि यदि हमको अपने देश की सच्चाई व्यक्त करनी है तो मुझे एक ऐसा मॉडल लेना होगा जो जिसमें कि सब शाखाएं न फूटे एक कहानी से। वो मैं आसानी से कर सकता था, वो मैं आसानी से कर सकता था कि एक यथार्थ सूत्र लेकर उसके ताने में निकालता है। लेकिन मुझे जो लगा कि यदि हम उसमें करेंगे तो वो एक तरह की वो सोसाइटी नहीं बनेगी, वो एक घर होगा जिसमें एक केंद्रीय पात्र है और जो सबको संचालित करता है। तो मुझे उससे मुक्त होना था और इसलिए मैंने एक व्यवस्थित रूप से एक सोच समझकर ये स्ट्रक्चर मैंने अपनाया। तो मुझे लगता है कि और कोई सवाल हो, ये मेरी है और आलोचक की तो अपनी राय रहेगी, उसकी अपनी राय होनी भी चाहिए, पाठक की, जितने भी पाठक होंगे सबकी अलग अलग राय बनेगी।
और राय होनी भी चाहिए। मैंने पहले भी कहा मैं सीखता हूँ, सीखना भी चाहता हूँ, लेकिन इस मामले में चूंकि जो संजीव जी ने कहा, क्योंकि मैं भी आलोचना करता रहा हूँ, 2 किताबें मेरी भी आलोचना बनता है, तो मैं बता दूं कि ये आलोचक ऐसे करते हैं और ये एक तरीका है। आलोचक की पकड़ना है। तो ये लेकिन एक लिखने में जो आप ये जरूर बताइए कि पढ़ने में कैसा है, पठनीयता इसमें है या नहीं, या वाकई वो प्रसंग इतने बुरे प्रेजेंट हैं कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं लगते, ये वो दृश्य या वो प्रसंग वाकई अच्छे नहीं है। तो इस पर ये जरूर सोचा जाना चाहिए किस तरह से उसको और बेहतर किया जाए। दरअसल जितनों की भी धर्म या जाति की पहचान बताई भी है वो सारे प्रश्न प्रतिनिधि चरित्र हैं, और जिनकी नहीं बताई है जैसे आकाश और वसुधा, बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं होता कि पता चलती हैं क्या हुआ, है ना, और वो तो फिर प्रतिनिधि चरित्र है, ऐसा मुझे लगा था। हाँ, ये हो सकता है। वो वहन कर रहे उसके साथ, तो मैंने कहा ना बैगेज के साथ आए, तो उसके साथ तो उनकी पूरी अस्मिता का वो आ रहा है। देखिए ये कई मल्टी फेसेट तरह का मामला है। जो चरित्र आते हैं, मुंबई शहर सिर्फ बम्बइयों का नहीं है, जो उत्तर भारत के लोग आते हैं वो अपना एक अतीत लेकर, जैसे बहुत अच्छा आपने कहा उसमें कि एक अतीत लेकर आप आते हैं, और अतीत जो लेकर आते हैं वो वर्तमान को प्रभावित करता है। जो वो चाहे पांडे हो, चाहे मौर्य हो, या जो भी चरित्र उसमें आते हैं वो आपके वर्तमान, ये जीवन है, और वो जितने भी इस तरह के अतीत की चीज़ें जो आएंगी वो आपको प्रभावित करेंगी। तो मुंबई के शहर में जो लोग हैं वो एक विस्थापन की पूरी एक पीड़ा है, वो पीड़ा भी मुंबई में रहते हुए मुझे खुद भी महसूस हुई। मान लीजिए कि आपको वहाँ पर एक आयोजन होता है खासतौर से दिवाली में, और या बिहार में जो दशहरे वाला नवरात्र, तो वो उसमें आपको एक अलग थलग दिखेंगे। या छठ का आपने वर्णन किया, या फिर वो होता है ना छठ पूजा का आपने वर्णन किया। अब वो जो छठ पूजा है, अब जैसे छठ पूजा है, अब छठ पूजा पूरी जो बनती है, हालांकि उसमें कैरेक्टर देखिए कि प्रेम विवाह है, लेकिन उसको तब एक तरफ उसके मन में छठ पूजा करानी है, वो मराठी है, और दोनों के अंदर वो छठ कराना चाह रहे हैं, लेकिन जब करते हैं तो दोनों के बीच में चीज़ें बनती भी हैं, और तनाव भी विकसित होता है, पॉलिटिकल तनाव भी ज़्यादा होता है। हमारे उस समय में मुंबई में तनाव पैदा हो जाता है। तो जो बैगेज आप लेकर आ रहे हैं, आप उसको छोड़ेंगे भी नहीं। आप मुंबई में रहेंगे तो भाई छठ करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? तो लेकिन उसके तनाव पूरे शहर में होते हैं, आपके मन में होता है, उन सब चीज़ों की भी इसमें बात है। शायद इसी कारण जो मैं कह रहा था कि इसका जो ढांचा है, जब तक कि वो बाहर जो आपको लग रहा है कि एक पत्नी चरित्र है, तो पूरा पत्नी चरित्र नहीं है। जो गार्ड है या जो जैसा वो स्कैवेंजर है वो मरता है, या जिस तरह से उसमें वो एक पूरी तरह की उसकी पूरी बैगेज, पूरी हिस्ट्री है उसकी, अतीत है पूरा उसके साथ, और इवन परिवार में भी उसका असर पड़ता है, उसकी पत्नी के संबंधों में भी। यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे कि जब पत्नी के साथ उसका संसर्ग होता है तो उसमें भी उसको गंध महसूस होती है और उस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि वो सिर्फ प्रतिनिधि पात्र उस रूप में नहीं है। वो पांडे और तिवारी, हाँ वो तो है, जाहिर है। और ऐसे पात्र, मैं आपसे इसमें अधिकांश पात्र ऐसे हैं जिनसे मेरा परिचय है। जो मैंने जब उपन्यास लिखना शुरू किया तो एक नई कॉलोनी में जाकर तो मैं रहने लगा, तब उनसे जब कांटेक्ट बना तब शुरू हुआ। और वो सब पात्र एकदम जैसे पांडे हों या ये हैं, सब पात्र एकदम जीवित।
जीवित पात्र हैं। कोई उसमें जो इसीलिए शायद प्रतिनिधि लगते होंगे, प्रतिनिधि बन गए हैं, लेकिन वो है पात्र एकदम। तो इन्हीं शब्दों के साथ और वो जैसे शौचालय वगैरह